नमस्कार दोस्तों, क्राइम खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे यशस्वी केस के बारे में, जिसमें यशस्वी शिंदे को कई बार चाकू से गोदा गया। यशस्वी की पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पत्थरों से कुचला गया। लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से कई वार किए गए। यशस्वी के हाथ पैर तोड़े गए। उसके अंगों पर भी चोटों के निशान मिले। उसकी पीठ और पेट पर चाकुओं से कई निशान गोदे गए। लड़की के बालों को भी काट दिया गया। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। तो इतनी दर्दनाक मौत उसे क्यों दी गई और क्या था इसके पीछे मकसद, और क्यों मारा उसे, किस व्यक्ति ने मारा, किस तरीके से मारा, क्यों मारा, तो ये सब हमको बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बने रहिएगा। और बता दूं आपको कि ये नवी मुंबई का जो मर्डर केस है यशस्वी शिंदे का, इसमें हत्या के बाद जो आरोपी दाऊद है उसने क्या किया और क्यों की थी उसने ये हत्या, आखिर इस लड़की को इस तरीके से मारने का उसका मकसद क्या था और किस तरह से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको हर एक क्राइम की, हर एक खबर की जानकारी हर रोज़। मुंबई के उरण में 20 साल की यशस्वी शिंदे की निर्मम हत्या कर आरोपी कर्नाटक के पहाड़ों पर छुपता रहा। 5 दिन बाद उसे पहाड़ से ही पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि दाऊद के पिता से 2019 का उसे बदला लेना था। आरोपी दाऊद यशस्वी से शादी करके कर्नाटक के अपने गांव चला गया। कर्नाटक में वो अपनी दादी के पास रुका हुआ था। उसे यशस्वी के पिता से बदला लेना था। क्या था वो बदला, ये भी बता दूं आपको कि उसने क्यों बदला लेना चाहता था। वो उसे पता था कि अगर वो अपना फ़ोन लेकर घूमेगी तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए उसने घर छोड़ने से पहले अपना फ़ोन बंद करके दादी के पास छोड़ दिया। वहाँ से वो गांव से ही नज़दीक के पहाड़ों की श्रृंखला में घूमने लगा था। सूत्रों ने बताया कि वो एक पहाड़ चढ़ता, फिर उतरता, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ता, फिर उतरता, फिर तीसरे पहाड़ पर चढ़ता। इस तरह वो एक के बाद एक अलग अलग पहाड़ों पर पैदल ही घूमता। एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई को कर्नाटक की लोकल भाषा की समस्या होने के चलते लोगों से पूछताछ कर पाना थोड़ा कठिन था। ऐसे में गांव के मुखियाओं से नवी मुंबई पुलिस से संपर्क किया। 3 से 4 गांव के मुखिया से बातचीत की और उन्हें घटना के बारे में बताया, आरोपी के बारे में भी बताया। फिर अलग अलग लोगों की यूँ कहे कि दाऊद शेख को गिरफ्तार करने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक में ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और फिर पुलिस को जानकारी मिली कि वो एक पहाड़ पर बैठा हुआ है। ये जानकारी 30 तारीख को सुबह 5:30 बजे मिली, जिसके बाद नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उसे पहाड़ पर लेने के लिए पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह से पकड़ा गया ये व्यक्ति दाऊद शेख, जिसने बहुत ही बेरहमी से यशस्वी का कत्ल किया था। बेंगलुरु से वो चाकू लाया था, दोस्त से मांगा था उधार। यशस्वी की हत्या से पहले और बाद में क्या क्या किया उसने, दाऊद का कबूलनामा हम आपको बताएंगे इसी वीडियो। यशस्वी को मारने की जो प्लानिंग है वो दाऊद ने पहले ही कर रखी थी। वो बेंगलुरु से ही 2 चाकू लेकर नवी मुंबई पहुंचा था। उसी में से एक का इस्तेमाल करके उसने यशस्वी को मौत के घाट उतार दिया। उसने पुलिस के सामने कई और भी खुलासे किए हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में यशस्वी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी दाऊद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जब उस पर पुलिस का चाबुक चला तो उसने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि आखिर तक की हर एक बात उगल कर रख दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बड़े बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि यशस्वी को मारने से पहले और बाद में आखिर उसने क्या क्या किया, वो कहाँ कहाँ गया। दाऊद ने यह भी बताया कि साथ पढ़ने वाली यशस्वी शिंदे की हत्या उसने क्यों की, हत्या की साजिश उसने कैसे रची। ये सब कुछ एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया उसने, किस तरह से उसने यशस्वी को मारा। दाऊद की गिरफ्तारी कहाँ से हुई ये तो हमने आपको बता दिया है। पुलिस ने उसे कर्नाटक के ही गुलबर्गा से 5 दिन बाद धर दबोचा। उसकी हत्या करने के बाद दाऊद अपना मोबाइल घर पर छोड़कर पहाड़ों पर घूमता रहा था। 20 साल की यशस्वी शिंदे की निर्मम हत्या करके आरोपी कर्नाटक के पहाड़ों में छुप रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। और जब उसने बताई पूरी दास्तान कि उसने कैसे यशस्वी की हत्या की, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कई बार उसे चाकू से गोदा, पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पत्थरों से कुचला, लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से कई वार किए, शरीर के अंगों पर चोटों के निशान मिले, उसके हाथ पैर तोड़े गए, उसकी पीठ और पेट पर चाकुओं से कई निशान मिले, लड़की के बालों को भी काट दिया गया, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। तो इस हैवान ने किस तरह से 20 साल की यशस्वी को मारा और उसकी हत्या कर दी। इस निर्मम हत्या करने वाले के हाथ जरा भी नहीं कांपे। और यशस्वी की हत्या के बाद उसने क्या किया, नवी मुंबई पुलिस स्टेशन सूत्रों के मुताबिक दाऊद शेख ने हत्या करने के उसने
हत्या कर देने के बाद रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ी और सीबीडी बेलापुर स्टेशन गया। उसने फिर वहां ट्रेन पकड़ी और पनवेल स्टेशन तक गया। पनवेल स्टेशन पहुंचकर एटीएम से उसने पैसे निकाले। वहां से ऑटो रिक्शा पकड़ के वो कलम बोली गया और वहां से बस के रास्ते वो कर्नाटक में अपने गांव चला गया। वहां वो अपनी दादी के पास रुका हुआ था। दाऊद अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो अपना फ़ोन लेकर कहीं भी जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए उसने फ़ोन पर छोड़ने से पहले बंद कर दादी के पास रख दिया और इस तरह से दाऊद पुलिस के चंगुल से तो निकल गया। लेकिन दाऊद 22 जुलाई को कर्नाटक से निकला, 23 जुलाई को नवी मुंबई पहुंचा, 24 जुलाई को मिलने के लिए यशस्वी पर प्रेशर बनाया, 25 जुलाई को दाऊद यशस्वी से मिलने के लिए पहुंचा और उसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये पूरी प्लानिंग थी और प्लानिंग के साथ ही उसने ये किया था जो कि दाऊद ने खुद ही कबूल किया है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हत्या को कहा जा रहा है कि 2019 का बदला तो नहीं लिया उसने कहीं, क्योंकि यशस्वी के पिता से 2019 का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यशस्वी की हत्या कर दी। साल 2019 में दाऊद को पोक्सो के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 1.5 महीने तक जेल में भी रहा। यशस्वी के पिता की शिकायत के आधार पर ही दाऊद के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज हुआ था। जेल से रिहा होने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और करीब 1.5 महीने वो बेड पर रहा। होश में आते ही उसने फ़ोन के जरिए यशस्वी से संपर्क किया और दोनों की बातचीत शुरू हो गई। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं 2019 की इसी बात का बदला तो उसने नहीं लिया और मारने की जो प्लानिंग थी वो उसने पहले से ही कर रखी थी। वो यशस्वी को मारने की प्लानिंग करके दाऊद ने 2 चाकू खरीदे बेंगलुरु से ही और फिर वो नवी मुंबई पहुंचा। उसी में से एक का इस्तेमाल करके उसने यशस्वी को मौत के घाट उतार दिया। दाऊद के पास शायद दोनों के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थे। यशस्वी कभी नहीं चाहती थी कि उन फ़ोटो को कोई और देखे। दाऊद इन्हीं फ़ोटो को लीक करने की धमकी उसे दे रहा था। और उसके साथ क्या क्या हुआ बता दें आपको। यशस्वी जो है 25 जुलाई से लापता थी। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। सीसीटीवी में आखिर बार उसे 25 जुलाई की दोपहर 1:30 बजे उरण मार्केट एरिया में देखा गया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। 27 जुलाई की रात पुलिस को एक फ़ोन आया। उरण रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिली। यशस्वी शिंदे के परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया और उस लड़की की पहचान की गई परिवार वालों के द्वारा। दाऊद जो है वो 24 जुलाई को यशस्वी से मिला था। 25 जुलाई को उसने उसे लगातार कॉल किया और मिलने के लिए फोर्स किया। यशस्वी से जब मिलने से मना कर दिया यशस्वी ने तो उसने प्राइवेट फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फ़ोटो देखते ही दाऊद से मिलने के लिए मजबूर हो गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब वो मिले तब यशस्वी ने उससे फ़ोटो डिलीट करने की मिन्नत की, जिसके बाद उसने फ़ोटो डिलीट कर दिए। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। यशस्वी ने मदद के लिए अपने दोस्त को भी कॉल किया और अपने मुसीबत में होने की बात कहकर मदद की गुहार लगाई। इसी बीच गुस्साए दाऊद ने उसको मौत के घाट उतार दिया और यशस्वी की हत्या करने के बाद दाऊद ट्रेन के जरिए उन्होंने से पनवेल पहुंचा। इसी बीच उसने अपने दोस्त को कॉल कर कुछ पैसे मांगे। उसने कुछ नहीं बताया। उसने पनवेल स्टेशन के पास से एटीएम से 1000 रुपये निकाले। फिर कलम्बली से बस पकड़कर कर्नाटक के गुलबर्गा के शाहपुर गया। शाहपुर पहुंचते ही उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर अपनी दादी के घर छोड़ दिया। पुलिस की नज़रों से बचने के लिए वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर घूमता रहा। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसे 30 जुलाई की सुबह 5 बजे शाहपुर के पास से एक पहाड़ से धर दबोचा। दाऊद के खिलाफ जो है एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है। एनबीडब्ल्यू क्या होता है बता दें आपको। यशस्वी की हत्या से 5 दिन पहले 20 जुलाई को पनवेल कोर्ट ने दाऊद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। एनबीडब्ल्यू होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके खिलाफ साल 2019 में दर्ज पोक्सो के मामले में कोर्ट में तारीख के समय उपस्थित न रहने को लेकर जारी किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करना बाकी है। यह मामला पुराना है, इसके बावजूद वो कोर्ट में तारीख पर लंबे समय से नहीं आ रहा, इसलिए उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जाए। इस मामले में अगली तारीख 12 अगस्त की रखी गई थी। पूरी घटना के बाद हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी भी लड़की के साथ कोई ऐसे ब्लैकमेल करता है, इस तरह से उसको बोलता है कि तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ है लीक कर देंगे, इस तरह से कोई भी बात लीक करने की धमकी देता है या फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है, तो सबसे पहले अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने किसी खास को बताएं जो आपकी परवाह करता हो और किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। यशस्वी ने भी अगर ये बात अपने घर वालों को बताई होती तो आज वो ज़िंदा होती और उसकी ऐसी हालत में मृत्यु ना हुई होती। जिस तरह से उसको मारा गया, जिस तरह से उसका कत्ल किया गया, वो उसके साथ ना हुआ होता। अगर उसने अपने घर में ये बात बताई होती तो हम सभी लड़कियों से यही कहेंगे कि कोई भी ऐसी बात हो तो अपने घर में सबसे पहले बताएं।